गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने रैखिक समीकरणों के युग्म किन विधियों से प्राप्त किए जाते हैं उन विधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया था। उन विधियों में से आज हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस विधि को समझने के लिए आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। उस उदाहरण के माध्यम से आप प्रश्नों को अर्थात इन रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे उसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं उदाहरण क्या दिया गया है और उस उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है। प्रश्न है आपका, विलोपन विधि का प्रयोग निम्न रैखिक प्रयोग करके, सॉरी हम छूट गया है, विलोपन विधि का प्रयोग करके विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। कौन कौन समीकरण दिया गया है? 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। देखिए, समीकरण 1 व 2 को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इनके जो गुणांक हैं, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 4x है। यदि किसी एक समीकरण में किसी खास संख्या का गुणा कर देते हैं तो दोनों उस x या उस चर राशि के गुणांक जो है वो बराबर हो जाते हैं। अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने से स्पष्ट है कि यदि हम समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक 4 हो जाएगा और नीचे की तरफ यानी कि समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक 4 दिया गया है। इस प्रकार दोनों में x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसमें यह अलग बात है कि दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे यदि 2 का गुणा कर देते हैं तो देखिए, अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 4x और प्लस 6y = 16। और समीकरण नंबर 2 में को हम ऐसे ही रख देते हैं कि 4x + 6y = 7। अब इन दोनों को घटाना है। विलोपन का मतलब यह हुआ कि या तो x के गुणांक या तो फिर y के गुणांक, दोनों समीकरणों में तुलना करके हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि किस चर राशि के गुणांकों को हम बराबर कर सकते हैं। या तो x के या तो फिर y के जो गुणांक हैं उनको हम बराबर करने का प्रयास करते हैं और फिर ऊपर नीचे हम दोनों समीकरणों को लिख देते हैं और यह हम देखने का प्रयास करते हैं कि इन समीकरणों को जोड़ने से बराबर गुणांक वाले पद घटेंगे या उनको घटाने से बराबर गुणांक वाले पद घटेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट है कि यदि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। अर्थात यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि लिखा गया है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण नंबर 1 में हमने 2 का गुणा कर दिया और जो समीकरण आया उसमें से हमने समीकरण नंबर 2 को घटा दिया। अब देखिए, यहाँ पर आया था 4x और यहाँ पर भी नीचे की तरफ 4x है तो 4x और ऋण 4x, 4x ऋण 4x और यहाँ पर 6x और ऋण 6x बराबर यहाँ पर आया था हमारा 16, तो 16 और ऋण 7, 16 ऋण 7। अब हम यदि बराबर के बाईं तरफ को हल करते हैं तो 0 प्राप्त होगा और बराबर के दाईं तरफ प्राप्त करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होगा, जो कि एक असत्य कथन है क्योंकि 9 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अर्थात अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब यह हल होगा कि नहीं होगा, एक दूसरी भी आपको बताई जा चुकी है, वहां से भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि यदि a1/a2 हो बराबर b1/b2 और यह c1/c2 बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में कोई हल
प्राप्त नहीं होता है। तो यह जो समीकरण दिया गया है वह इसी प्रकार का है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 प्रकार का है। तो इस नियम के आधार पर यह हल नहीं हो सकता, और हमने यहाँ पर हल करके देख भी लिया इसका हल नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है कि समीकरण नंबर 1 से कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी किस प्रकार से हम प्रश्नों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2 में, और अच्छी तरीके से आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहले के मुकाबले थोड़ा सा कठिन यह प्रश्न है, कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें काम करने की जरूरत है। देखिए प्रश्न क्या है, उसके आधार पर आप तय करेंगे कि हमें प्रश्नों को कैसे हल करना है। यहाँ पर आज के इस ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ इबारती प्रश्नों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको समीकरण बनाना है। जब भी आपको इबारती प्रश्न मिलेंगे तो उसमें उन इबारती प्रश्नों की सहायता से हम लोग सबसे पहले बीजगणितीय समीकरण बनाएंगे, और उन बीजगणितीय समीकरणों में विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि हम लोग कल देखे थे, या फिर आगे जो है बीजगणित विधि, इन सब विधियों में उन समीकरणों की सहायता से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि जो दिए गए इबारती प्रश्न हैं उनकी सहायता से प्रश्नों जो बीजगणितीय समीकरण है उनको बनाया जाए। आइए देखते हैं उदाहरण में क्या लिखा गया है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। एक संख्या दे दी गई है और 2 अंकों की संख्या है, तो निश्चित रूप से 2 अंकों की संख्या 11 से लेकर के 99 के बीच की ही कोई न कोई संख्या होनी चाहिए। तो बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर दिया गया। अब देखिए 11 से लेकर के 99 के बीच की कोई भी संख्या होगी तो वह निश्चित रूप से 2 अंकों की ही होगी। मान लेते हैं एक संख्या आपकी 75 है, मान लेते हैं इस तरीके से 75 है, तो यह संख्या 2 अंकों की है। तो यह संख्या ऐसे बनती है, जब इसको हम लोग प्रसार फॉर्म एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनता है 10 × 7 धन 5। इसको हम पढ़ते भी हैं 5 इकाई और 7 दहाई, अर्थात 7 जो है वह दहाई के स्थान पर है, अर्थात जब इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 × 7 और यहाँ पे 5 × 1, 5 जो है इकाई के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से जो 2 अंकों की संख्या है जब उसको प्रसार के फॉर्म में लिखते हैं तो 10 × 7 और धन 5 लिखना पड़ेगा। यानी कि जो भी दहाई के पोजीशन पर, दहाई के स्थान पर जो अंक होगा उसमें 10 का गुणा करने के बाद ही इकाई वाले अंक में 1 का गुणा करके जोड़ेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होती है। आइए यहाँ पर इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है। देखते हैं 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना दी गई संख्या का इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। अब इकाई के अंक पर इन्होंने x रखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इस 5 की जगह पर x हो गया और दहाई के अंक पे y, और ये 10 का जब गुणा कर देंगे दहाई के अंक पे, इस प्रकार जब जोड़ेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर संख्या दी गई है कि अंकों 10 ये इकाई के स्थान पर y है और दहाई के स्थान पर x है। तो दहाई के स्थान पर यदि x है तो यहाँ पर हम x का गुणा करेंगे और यहाँ पर y जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह 10x धन y। अब कहा जा रहा है कि उलटने पर, तो जब संख्या को उलट देते हैं यानी कि यह x जो है इकाई के स्थान पर चला जाता है और y जो है वह दहाई के स्थान पर चला जाता है। तो जब दहाई के स्थान पर जाएगा तो 10 × y हो जाएगा और ये x × 1। तो उस प्रकार अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10y धन x, यानी कि जब संख्या को नहीं उल्टा गया तो उस स्थिति में 10x धन y वो संख्या बनी थी, और जब अंकों को उलट दिया गया तो उस स्थिति में 10y धन x वो संख्या बन गई है। अब आइए शर्त क्या है, प्रतिबंध क्या है, उस प्रतिबंध के आधार पर हम लोग यह समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है, 2 अंकों की एक संख्या यानी कि 10x धन y एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या यानी कि 10y धन x का योग 66 है।
यानी कि 10x धन y और 10y धन x इनका योग जब करते हैं तो वह 66 के बराबर दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 हमारा है, उसके अनुसार हम यह समीकरण बना रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10x यहाँ पर भी है और 1x यहाँ पर भी है, तो 11x और 1y और 1y और 10y 11y, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 इंटू एक्स धन वाई बराबर 66। इस प्रकार यदि 11 से दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो x धन वाई बराबर 6 हमें यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया प्रतिबंध 1 के अनुसार। अब आइए देखते हैं प्रतिबंध 2 के अनुसार किस प्रकार से समीकरण बनेगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर, देखिए अब संख्या में अंक कौन कौन से है माना गया है। अगर उदाहरण में अगर 75 को देखा जाए तो एक अंक है आपका 7 और एक अंक है 5, तो इनका अंतर का 2 यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर क्या अंक माना गया है, यहाँ पे एक अंक माना गया है x और एक अंक माना गया है y। अब हमें पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हो सकता है कि x बड़ा हो तो अंतर x ऋण y आएगा, अगर y बड़ा है तो अंतर y ऋण x आएगा। तो उस प्रतिबंध के अनुसार संख्या का अंतर जो है वह 2 है। द्वितीय शर्त के अनुसार x ऋण y बराबर 2, और यदि x बड़ा है y से तो x ऋण y बराबर 2, तो समीकरण नंबर 2 बन जाता है। और यदि y बड़ा है तो y ऋण x बराबर 2, तो इस तरीके से समीकरण नंबर 3 बन जाता है। यानी कि समीकरण 1 तो प्रतिबंध 1 के अनुसार दिया ही गया है, और समीकरण 2 और समीकरण 3 जो है प्रतिबंध 2 के अनुसार, यानी कि प्रतिबंध 2 के अनुसार 2 समीकरण में प्राप्त हुए हैं, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। तो 2 या 3 में से किसी एक को समीकरण नंबर 1 के साथ हम हल करेंगे और x और y का मान प्राप्त करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को मिलाकर के हल करते हैं तो यहाँ पर है x धन y बराबर 6, तो x धन y बराबर 6, और समीकरण नंबर 2 में है x ऋण y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर गुणांक बराबर है, एक का माइनस है, सॉरी एक का माइनस एक प्लस है, तो यह दोनों जोड़ने पर ही कट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ दिया हमने, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर x y कट गया, x यहाँ पर और x यहाँ पर, 2x मिल गया और 6 और 2 8। तो इस तरीके से x का मान हमें मिला 4। और जब घटाया हमने इसमें से जब घटाया तो x धन y यहाँ पर है और ऋण x ऋण y यहाँ पर है, तो हमने घटा दिया और इधर 6 ऋण 2 हमने कर दिया, 6 ऋण 2 कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो मान है x से x कट जाएगा, y यहाँ पर और यहाँ पर y 2y, और ये बराबर 6 ऋण 2 बराबर 4। तो इस तरीके से y का मान मिल गया 2। तो अब 1 और 2 को जब हमने हल किया तो हमें x का मान मिल गया 4 और y का मान मिल गया 2। इस प्रकार x जो है वह दहाई के स्थान पर माना गया था और y जो है इकाई के स्थान पर माना गया था। इस प्रकार जो संख्या हमें प्राप्त होगी 10 × 4 धन 2, यानी कि 10 × 4 धन 2, अतः संख्या मिली 10 × 4 धन 2। इस प्रकार 40 धन 2 बराबर 42 वो संख्या मिल गई। लेकिन जब 1 व 3 को लेकर हल करेंगे तो हमें एक अन्य प्रकार की संख्या मिलेगी, उसको भी देख लेते हैं कि क्या संख्या मिलती है या नहीं मिलती है। तो समीकरण नंबर 1 व 3 को पुनः समीकरण नंबर 1 व 3 से x धन y बराबर 6, और समीकरण नंबर 3 में है y ऋण x लिखा गया है, जिसको ऋण x धन y कर दे रहा है, तो ऋण x धन y कर दिया तो 2 मिल गया। अब यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर धन x है, यहाँ पर ऋण x कट जाएगा, ये y और y 2y बराबर 6 और 2 8। यहाँ से y का मान मिल गया हमें 4। अब घटाने पर जब इसमें से हमने घटा दिया तो y कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा यह 2x प्राप्त होगा, 2x, y से y कट जाएगा, x और x 2x मिलेगा और 6 ऋण 2 बराबर 4 मिलेगा, और यहाँ से फिर हो गया x बराबर 2 में प्राप्त होगा। इस प्रकार x को क्या माना गया था, दहाई का, और y को क्या माना गया था, इकाई का अंक। तो अतः संख्या जो हमें प्राप्त होगी 10 × 2 धन 4 24। तो इस तरह से या तो 24 संख्या होगी या तो फिर वह संख्या 42 होगी। दोनों ही स्थितियों में जो दिए गए प्रतिबंध है वह संतुष्ट करते हैं। अतः
इस प्रश्न के उत्तर या तो 42 या तो फिर 24 होंगे। इस प्रकार दिए गए प्रतिबंध के अनुसार संख्या 42 या 24 होगी, ये आपका उत्तर हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा विलोपन के माध्यम से दो समीकरणों को हल करने का प्रयास किया गया। आइए एक और हम लोग प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस तरह से विलोपन विधि का हम उपयोग करके समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। ये समीकरण आपके सामने लिखा गया है, ये उदाहरण लिखा गया है, इसे आप तब तक देखिए, पढ़ते रहिए। समीकरण उदाहरण क्या दिया गया है? उदाहरण आपके सामने है। मीनू 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीनू ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 तथा ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कुल नोट तो 50 प्राप्त। यदि 50 रुपए का X नोट प्राप्त किया और 100 रुपए का Y नोट प्राप्त किया तो X धन Y बराबर 25, तो इसकी सहायता से हम लोग एक समीकरण बना सकते हैं। और क्या किया? कुल कितने रुपए निकाला उसने? 2000 रुपए। तो यदि X जो है वह 50 रुपए का नोट है तो 50 रुपए के नोट के हिसाब से कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 50 गुणे X। और 100 रुपए के यदि Y नोट है तो 100 रुपए के Y नोट के हिसाब से कुल रुपए हो जाएंगे 100Y। तो 50 X यहाँ से हुए और 100Y यहाँ से हुए और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 2000 रुपए के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दो समीकरण हमें प्राप्त होंगे। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। माना ₹50 के नोटों की संख्या बराबर X तथा ₹100 के नोटों की संख्या बराबर Y। प्रथम शर्त के अनुसार कुल नोट जो 25 है तो X नोट 50 के हैं और धन Y नोट जो है वो 100 के हैं, तो इनका योगफल X धन Y बराबर 25। समीकरण नंबर 1 यह आसानी से हमने प्राप्त कर लिया है। द्वितीय शर्त के अनुसार 50 रुपए और 100 रुपए के नोट है तो 50 रुपए के X नोट है और 100 रुपए के Y नोट है। तो 50 रुपए के नोटों का कुल कीमत 50X, तो 100 रुपए के नोटों का कुल कीमत 100Y और यह कुल बराबर हमें प्राप्त हुआ है। उसने 2000 रुपए निकाले हैं तो 2000 रुपए। इस समीकरण को देखने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि 50 जो है वो दोनों पक्षों में हम 50 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी यदि 50 से भाग देते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होगा X। यहाँ जब भाग देते हैं तो 2Y बराबर 40 हमें प्राप्त होगा यहाँ से। तो इस तरीके से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखिए X का गुणांक और Y, यहाँ पर भी X का गुणांक दोनों बराबर है। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1, चूंकि यहाँ पर 2Y है और यहाँ पे सिर्फ Y है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे तो X विलोपित हो जाएगा क्योंकि X जो है दोनों के गुणांक बराबर हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर
घटाया जाए तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x और ऋण x हो जाएगा। इसमें से घट जाएगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर प्लस 2y माइनस ये y हो जाएगा, और यहाँ पर है 40 और ऋण 25। यह तो शून्य हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2y माइनस y तो ये हो जाएगा y मिलेगा, और 40 ऋण 25 बराबर 15 है। यानी कि y जो है 100 रुपए के नोटों की संख्या है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या में मिल गई 15। y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दिया जाए, तो 1 में रखने पर x धन 15 बराबर 25 या x बराबर 25 ऋण 15 बराबर 10। अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर 10। क्योंकि x जो है वो 50 रुपए के नोटों की संख्या को माना गया था, तो वह संख्या हो गई 10, और रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। तो इस तरह से विलोपन विधि हम वहीं पर लागू कर पाएंगे जहां पर x और y के गुणांक बराबर हो या बराबर करने की गुंजाइश हो। तो उस स्थिति में हम लोग विलोपन विधि का उपयोग करके आसानी से यह रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कर सकते हैं। इसी पर आधारित जो प्रश्न है उसको हल कीजिए, और जो न आता हो हमसे पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।